हेलो गाइस, आप सभी का यूट्यूब चैनल मैथ्स लर्निंग वर्कशॉप में स्वागत है। आज हम चैप्टर 4 के अंदर एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन 2 के बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर भी करें। क्वेश्चन 2 क्या कहता है, देखते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जो ये हमें नीचे सिचुएशंस दी गई हैं, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स दी गई हैं, इनको हमने क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण की फॉर्म के अंदर बनाना है। द्विघात समीकरण के रूप के अंदर हमें इनको ड्रॉ करना है, ठीक है ना। और अपनी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है, किस फॉर्म में की होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरी, मैं लिख लेता हूँ पहले यहाँ पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है मेरी, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यही तो होती है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिस इक्वेशन के अंदर, जिस समीकरण के अंदर वेरिएबल की ज़्यादा से ज़्यादा डिग्री क्या हो, हमारी 2 हो, ठीक है ना, या पावर कितनी हो, 2 हो, वही क्या होती है, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो सभी सिचुएशंस को हमें क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में बदलना है। फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 स्क्वायर मीटर। एक आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल कितना है, 528 वर्ग मीटर है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। और उस प्लॉट की, प्लॉट मीन्स उस भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 गुना से 1 अधिक है, ठीक है। ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, ब्रेड्थ का 2 गुना, 1 मोर देन यानी कि 2 गुना करके उसमें 1 जोड़ देते हैं तो उसकी वो क्या बन जाती है, लंबाई बन जाती है, लेंथ बन जाती है। तो हमें निकालना क्या है, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। तो हमें उस भूखंड की, उस प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। अब पहला पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में सेकंड क्वेश्चन में क्या है ये तो आपको जनरली ही बताया है, ठीक है ना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारी, हमें इन सिचुएशंस को इस फॉर्म के अंदर ही परिवर्तित करना है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा था, क्या है, मान लेंगे लेट द ब्रेड्थ मानेंगे। क्योंकि ब्रेड्थ क्यों मानेंगे कि भाई, क्योंकि उसकी लंबाई तो दे रखी है, उसने कंडीशन बोल रखी है कि जो उसकी लंबाई होगी वो उसकी चौड़ाई से 2 गुना से 1 अधिक होगी, इसलिए पहले में ब्रेड्थ माननी पड़ेगी। लेट द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल बी, क्या मान लिया मीटर के अंदर, तो x मीटर मानेंगे, ठीक है। एंड तो ब्रेड्थ उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, एंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगी, उसकी चौड़ाई से 2 गुना, 2 गुना कर दिया इसकी चौड़ाई का, और 1 मोर देन है तो प्लस में 1 इसमें ऐड कर देंगे, तो होगी ना चौड़ाई का 2 गुना और उससे 1 अधिक भी होगी हमारी लेंथ, ठीक है। एरिया क्या दे रखा है भाई, ब्रेड्थ को मैं किससे लिख सकता हूँ, बी से लिख सकता हूँ, लेंथ को किससे लिख सकता हूँ, मैं एल से भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब उसने क्या बोल रखा है, जो एरिया दे रखा है वो प्लॉट का कितना दे रखा है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना भाई, 528 स्क्वायर मीटर, ठीक है। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, प्रश्न अनुसार चलेंगे। एरिया क्या होता है हमारा किसी भी प्लॉट का, कब निकलता है, जब लेंथ गुना ब्रेड्थ होती है ना। और एरिया कितना दे दिया, ये एरिया हो गया ना उस रेक्टेंगुलर प्लॉट का, लेंथ गुना ब्रेड्थ, और एरिया कितना दे रखा है, 528 स्क्वायर मीटर दे रखा है, ठीक है। अब लेंथ कितनी है भाई इसमें, ये है 2x प्लस 1 इंटू एम, 2x प्लस 1, ठीक है। और ब्रेड्थ क्या है मेरी, x है, इंटू में x रख लूंगा, ठीक है। और इसका m मीटर और इसका मीटर करके कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा अपना, तो और ये 528 स्क्वायर मीटर, स्क्वायर से ये स्क्वायर कट जाएगा हमारा, ठीक है। अब इस x की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो 2x की x के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, प्लस में 1 की x के साथ करेंगे तो x बराबर 528। अब 528 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस का x, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 528 बराबर 0। अब ये इक्वेशन किस तरह की बन गई, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या है, या हाईएस्ट पावर क्या ज़्यादा से ज़्यादा 2 है, 2 है ना। तो ये क्या हो गया हमारा, क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ठीक है ना। इस सम को हमें इतना ही करना है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर, स्टेटमेंट के अंदर ये बोलना है कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ही बदलना है। अब ये क्या होगी, मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी ना, तो अभी सम को यहीं छोड़ देंगे, ठीक है।
सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। वैसे हम इसकी लेंथ और ब्रेड्थ निकाल सकते हैं, आगे कैसे निकालेंगे, बाय फैक्टराइजेशन मेथड निकालेंगे हम, ठीक है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड निकालेंगे। अभी तो मैथ के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सिलेबस करवा रहे हैं, और फिर बाद में एक रिवीजन करेंगे ना, उसके आधार पर क्या करेंगे, इनकी लेंथ भी निकालेंगे, और ब्रेड्थ भी निकालेंगे, ठीक है। अभी तो हमें मैथ के हिसाब से चलना है। अब सेकेंड पार्ट क्या कहता है, सेकेंड पार्ट को देखते हैं हम। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। दो क्रमागत, कॉन्जेक्टिव होते हैं लगातार, क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों की गुणा, यानी कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना दे दिया, 306। तो वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, तो वो हमें दो पूर्णांक बताने कौन से होंगे, दो लगातार जिनकी मैं गुणा करूँ तो 306 आई, ठीक है। लेकिन हमें तो क्या बनाना है, इसके अंदर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के ही छोड़ देंगे। क्वेश्चन स्टेटमेंट 2 के अंदर यही बोला गया है, ठीक है। तो मान लेते हैं, लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी क्या हो गया, एक्स। देखो भाई, सबसे पहले आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता दूं, कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं लगातार, मान लो 1 है, 1 के बाद अगला लगातार कौन सा आएगा, क्रमागत 2 आएगा। जैसे मैंने 4 लिया, 4 के बाद इससे अगला लगातार कौन सा होगा, पॉजिटिव इंटीजर 5 होगा। 10 लिया तो इससे अगला लगातार कौन सा होगा, 11 होगा, ठीक है ना। क्या है, जो पहला माना उसमें कितना जोड़ा मैंने, 1 जोड़ा, तो अगला इंटीजर मिल गया हमें। जैसे 4 और 5 लिए, पहला तो मेरा 4 था, अब 5 मेरे को प्राप्त करना है पॉजिटिव इंटीजर, तो क्या करा, 4 में कितना जोड़ दिया मैंने, 1 जोड़ दिया। अब जैसे 10 लिया, 10 में क्या करा, 1 जोड़ दिया। अब ऐसे कितने दो लगातार पॉजिटिव इंटीजर देख लेना आप, जो हमें मैंने लिख दिया 88, और अगला कौन सा होगा, 89। 88 में मैंने कितना जोड़ा, 1 जोड़ा, तभी तो मेरे को 89 मिला है, 89 मिला है ना। तो क्या हो गए, ये दो लगातार पॉजिटिव धनात्मक हो गए, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए हमारे। देखो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर कौन सा हो गया मेरा, x हो गया। अब x में कितना जोड़ूंगा, अगली टर्म पाने के लिए मैं 1 ही तो ऐड करूंगा। जैसे 4 में क्या जोड़ा, 1 जोड़ा, तो 5 मिला ना मेरे को, तभी तो ये दो लगातार पॉजिटिव इंटीजर हुए। 10 में 1 जोड़ा 11 मिला, 88 में 1 जोड़ा 89 मिला, ठीक है ना। तो मानेंगे एंड द सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर बी क्या हो जाएगा, x+1 हो जाएगा। अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है। उसने स्टेटमेंट में बोला था द प्रोडक्ट ऑफ द टू कॉन्जेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स, इन दोनों का गुणनफल प्रोडक्ट, इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे और किसके बराबर रख देंगे, 306। इसका मतलब क्या होता है, इक्वल, इस क्या है, 306 के बराबर है। इन दो लगातार धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल किसके बराबर है, 306 के बराबर। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इसके साथ x² हो जाएगा, इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का x, ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 306 और इक्वल टू 0। अब इसमें पहले चेक कर लेंगे कि जो इस इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल हमारा उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है। तो इसका मतलब क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बन गया हमारा, और इस सम को हम यहीं पर फिनिश कर देंगे, ठीक है। अलग से हम वो दो पॉजिटिव इंटीजर्स भी निकाल सकते हैं, लेकिन उनको फिर कभी किसी दिन अलग से डिस्कस करेंगे। अभी तो हमें जो मैथ की स्टेटमेंट है उसी के अनुसार उतना ही सम को हल करना है, ठीक है। थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट क्या कहता है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की माता उससे 26 साल बड़ी हैं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। उनकी आयु का, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उनकी आयु का गुणनफल अब से, फ्रॉम नाउ, अब से 3 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी भाई, 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी।
तो वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। क्वेश्चन को समझो। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की माँ उससे उससे कितनी बड़ी है? 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 साल पश्चात कितना होगा? 360 होगा। गुणनफल बोला है तो हमें रोहन्स की प्रेजेंट आयु बतानी है। हमें तो यहाँ सिर्फ क्या करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को की फॉर्म में बनाना है इस सिचुएशन को। ठीक है ना। तो क्या करेंगे? अब इसको लेट कर लेंगे। रोहन्स की प्रेजेंट आयु और उसकी मदर की प्रेजेंट आयु क्या होगी? लेट द रोहन्स प्रेजेंट एज बी, क्या होगी भाई? क्या मान ली मैंने? एक्स ईयर मान ली। ठीक है। जो एज होगी या कॉस्ट होगी वो रुपए में होती है, वो हमें यहाँ लिखनी होते हैं, यूनिट्स जो भी होती है इनके मात्रक। ठीक है। अब स्टेटमेंट के अंदर यही बोला था कि जो रोहन की माता है ना, वो उससे रोहन से 26 साल बड़ी है, तो उसकी आयु कितनी हो जाएगी? एंड द रोहन्स मदर्स प्रेजेंट एज भी कितनी बड़ी है भाई? उससे 26 साल बड़ी है। तो x प्लस 26, 26 जुड़ेगा तभी तो उससे बड़ी होगी। इतने साल की होगी, इतने ईयर होगी उसे। ठीक है। अब उसने केस बोला है कि अब से 3 साल पश्चात उनकी आयु का गुणनफल। ठीक है। 3 years फ्रॉम नाउ, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या होगी? रोहन्स एज कितनी हो जाएगी? 3 वर्ष पश्चात, अब से 3 वर्ष। अब 2020 है, अब 2020 के 3 साल बाद यानी कि कितना आएगा? 23। 23 में तो कितने, तो क्या होगा? जुड़ा है ना, जुड़ा है ना, तो क्या हो जाएगी इसकी? x प्लस 3 ईयर हो जाएगी, इतने वर्ष हो जाएगी। ठीक है। अब उसकी माता की आयु क्या होगी? 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल पश्चात रोहन्स मदर्स एज कितनी हो जाएगी? प्रेजेंट एज तो ये थी x प्लस 26, अब इसमें 3 और जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी? x प्लस 29, x प्लस 29 ईयर। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला ना, 3 वर्ष पश्चात दोनों की आयु हमने निकाल ली। अब से 3 वर्ष पश्चात दोनों की आयु, रोहन की तो इतनी होगी और उसकी मदर की इतनी होगी, उसकी माता की, और इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर है? 360 के बराबर होगा। तो करो x जमा 3, ठीक है, इसका और इसका गुणनफल x प्लस में 29 बराबर किसके? 360 के बराबर होगा अपना। अब इनको हल करेंगे x की मल्टीप्लाई इसके साथ और x की मल्टीप्लाई पहले इसके साथ, इन दोनों को हल कर लेते हैं। बाकी ये आपको फिर नोटबुक के अंदर नहीं लगाना, ठीक है ना। तो x की मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, x की 29 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा? 29x। अब 3 की मल्टीप्लाई किसके साथ? x के साथ, तो कितना हो गया? 3x। अब 3 की 29 के साथ करेंगे तो प्लस का 87, 29 त्रिज्या कितने होते हैं? 87 होते हैं, और बराबर क्या मेरा? 360। तो यहाँ से x स्क्वायर 29x और 3x कितने हो गए? प्लस का 32x प्लस का 87 है ये इधर मेरा, और 360 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का, उधर प्लस में तो इधर आके माइनस का बराबर 0। तो क्या हो गया? x स्क्वायर प्लस में 32x, और इसमें से 87 में से 360 गया, क्या बचेगा? 273। किसका बचेगा? माइनस का बचेगा, क्योंकि माइनस के ज़्यादा हैं। तो ये पार्ट हमारा सोल्व हो गया। ठीक है। अब इसका लास्ट पार्ट की बात करते हैं, फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट में क्या कहते हैं देखते हैं। थर्ड और फोर्थ चैप्टर के अंदर 3 और 4 ही टाइप्स बनती हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स हैं। ट्रेन वाले क्वेश्चंस, एज वाले क्वेश्चंस, और वही बोट वाले क्वेश्चंस हमारे। ठीक है। ये 3 या 4 ही टाइप हैं। ठीक है। अगर ये बच्चों को आ जाती हैं तो दोनों चैप्टर ये मानो कि कंप्लीट हो जाते हैं उनके। और बेसिक से नॉर्मल से तो सभी को सम आते ही होंगे। ठीक है। फोर्थ पार्ट की बात करते हैं, ज़्यादा डिटेल में ना जाके। ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की यात्रा एक यूनिफॉर्म स्पीड यानी कि कांस्टेंट, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कांस्टेंट चाल के साथ चलती है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस
देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अगर उस रेलगाड़ी की चाल जो यूनिफॉर्म स्पीड थी ना, जो कांस्टेंट चाल थी, उसकी स्पीड थी, उससे अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो वो उसी दूरी को 480 किलोमीटर की दूरी को 3 घंटे ज़्यादा लेगी उसको तय करने में। वी नीड फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो हमें ट्रेन की स्पीड को निकालना है। तो जो निकालना होता है उसको हम क्या करके चलते हैं, मान के चलते हैं, ठीक है ना। मानेंगे तो क्या हो जाएगा, लेट द स्पीड ऑफ, ठीक है, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड किस में होती है, किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर ही होगी, ठीक है। तो भाई डिस्टेंस कितनी, डिस्टेंस कितनी 480 किलोमीटर, ठीक है ना। अब ये जो रेलगाड़ी की यूनिफॉर्म स्पीड है ना, वो ये है अपनी x किलोमीटर प्रति घंटा। अगर वो इस स्पीड से चलती है तो इतनी दूरी, ठीक है, 480 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी भाई, 100। तो टाइम कितना लेगी वो, टाइम लेगी 480 बटे x आवर, ठीक है, इतने घंटे लेगी। अब टाइम कैसे निकालते हैं, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फार्मूला लगता है। टाइम कैसे निकलता है, डिस्टेंस, टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। इफ अगर ट्रेन की स्पीड कितनी कम कर दी जाए, इस यूनिफॉर्म स्पीड से कितनी कम कर दी जाए भाई, 8 किलोमीटर कम कर दी जाए। इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी हो जाए, x माइनस 8 किलोमीटर, यानी कि कम करेंगे तो 8 तो घटेगा, x किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो डिस्टेंस कितनी है अपनी, डिस्टेंस उतनी है ना, 480 किलोमीटर है। तो यहाँ इस स्पीड से चलेगी अगर वो ट्रेन और इतनी डिस्टेंस को कवर करेगी तो टाइम कितना लगेगा उसको, 480 बटे x माइनस 8, इतने घंटे लगेंगे, लगेंगे ना, लगेंगे। और इस टाइम में जो ये टाइम है और जो ये टाइम है, इस टाइम के बजाय इस टाइम में ज़्यादा टाइम लगता है। और कितने लगते हैं, 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं, ठीक है। एक तो पहले तो मेरी x किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड थी और एक मेरी उसमें से भी घट के x माइनस 8 किलोमीटर होगी, तो टाइम ज़्यादा कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा ना टाइम ज़्यादा, क्योंकि यहाँ स्पीड कम होगी उसकी ट्रेन की। तो क्या करेंगे, जो स्पीड जिस डिस्टेंस को, ठीक है, यानी कि डिस्टेंस तो अपनी है, जिस केस में टाइम ज़्यादा लगेगा उसमें से क्या करेंगे, कम टाइम वाले को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और किसके बराबर रखेंगे, जो हमारा स्टेटमेंट के अंदर बोला था कि उसे 3 घंटे ज़्यादा लगे हैं, 3 घंटे हमारे कम लगे हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। अब टाइम कहाँ ज़्यादा लगा है, यहाँ लगा है, तो 480 x माइनस 8। अब आपको पता है एक नॉर्मल सी बात, ज़्यादा में से कम घटा सकते हैं, कम में से ज़्यादा नहीं घटा सकते। अब ये देख लेंगे टाइम यहाँ ज़्यादा लग रहा है या यहाँ लग रहा है, यहाँ टाइम ज़्यादा लगा तो क्या करेंगे, ये घटा देंगे, ठीक है। अगर यहाँ टाइम ज़्यादा लगता तो इसमें से ये घटा देते हैं। अब टाइम यहाँ ज़्यादा लग रहा है तो इसमें से ये घटाएंगे, 480 बटे x। टाइम निकालिए हमने, यहाँ भी टाइम निकाला, यहाँ भी टाइम लगा था। अब ज़्यादा में से कम घटा देंगे तो कितना लगता था, 3 घंटे ज़्यादा लगे हैं अपने। कितने घंटे, जितने ज़्यादा घंटे ज़्यादा लगे हैं उसको हम बराबर में रख देते हैं, ज़्यादा टाइम में से कम टाइम वाले को माइनस करके बराबर रख देंगे, ठीक है। अब इसको हल करो, एलसीएम क्या आएगा मेरा, x माइनस 8 और x, क्यों आगे, क्योंकि यहाँ दोनों अलग अलग हैं, ठीक है ना, तो दोनों ही ले लेंगे। अब 480 तो कॉमन आ जाएगा हमारा, ठीक है, इसका तो कोई रोला है ही नहीं, 480 कॉमन आ गया तो क्या बचेगा हमारा यहाँ पे। अब इसको ऐसे नहीं, ऐसे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। देखो पहले ले लेते हैं, 480 कॉमन ले लिया हमने, तो क्या बच गया यहाँ पे, 1 बाई x माइनस 8 और माइनस का 1 बाई x बच गया और बराबर 3, ठीक है भाई। अब यहाँ से एलसीएम क्या आ गया मेरा, x माइनस 8 और यहाँ x आ गया। अब 3 और ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। पहले इसको ही कर लेते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 से 18 और वही 3 से 18 और 0 की बचेगी तो 0 की 0। अब
इसको इससे डिवाइड करूंगा तो इससे तो ये कट गया, क्या बच गया x, और x की गुणा किसके साथ करूंगा, इसके साथ कर दूंगा माइनस। अब इसको पूरे को इससे डिवाइड करूंगा तो x से x कटेगा तो क्या बचेगा, ये बच गया ना, ब्रैकेट में x माइनस 8। आगे माइनस का निशान है इसलिए हमें ब्रैकेट लगाना बहुत ही जरूरी है। क्यों लगाना जरूरी है, क्योंकि जो इसके अंदर साइन है ना वो हमारे परिवर्तित होंगे, चेंज होंगे। तो करो x, अब ब्रैकेट खोल दो, माइनस का x हो जाएगा प्लस का है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगी, प्लस का 8 है। और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, x के x की माइनस 8 की x के साथ करेंगे तो माइनस का 8x और बराबर 1/160 हो गया। अब एक x प्लस का और एक माइनस का ये इससे कट गया तो क्या बच गया ऊपर 8/x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 1/160 और इनकी आर पार गुणा। तो इसकी वन के साथ करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x स्क्वायर माइनस 8x यूं का यूं रहेगा। अब 8 गुणा में 160 करूंगा तो क्या बन जाएगा, x स्क्वायर माइनस का 8x बराबर 1280 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1280 होगा। अब इसको क्या लिख सकता हूं मैं, x स्क्वायर माइनस का 8x 1280 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 1280 बराबर 0। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया। ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया। अगर ट्रेन के कॉन्सेप्ट को, ठीक है, जो स्पीड वाले क्वेश्चन है ना उसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया ना तो एक बार वो बड़े ही इजी होंगे आपको सोल्व करने में। ठीक है ना, एक बार एक कोई भी क्वेश्चन समझ लो बिल्कुल आसान पड़ेगा फिर। ठीक है, अब जैसे टाइम ज़्यादा लगता है तो हम टाइम निकाल लेंगे, इनके अंदर टाइम निकाल लेंगे। किसी के अंदर डिस्टेंस दी हुई है तो हम वहाँ पे डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे थे चैप्टर 3 के अंदर, आपने देखा होगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और उससे भी ज़्यादा अपने मित्रों को आगे भेजें।